Okay, welcome back to classes Zahid and welcome to my YouTube channel Zahid Chemist. Today I discuss about quantum physics, quantum chemistry, or simply say quantum number. Quantum number काफ़ी बच्चों के लिए, चूँकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम फिज़िक्स है, क्वांटम नंबर, ये थोड़ा सा टफ लगता है। मतलब इसका जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा टफ है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो लेक्चर बना लेता हूँ क्वांटम नंबर पे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरा YouTube चैनल ज़ाहिद केमिस्ट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर दिन जो मैं नई वीडियो लेक्चर बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहे। क्वांटम नंबर क्या है? व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? व्हाट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स? देखिए, क्वांटम नंबर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर सपोज आपको किसी स्टूडेंट या आपको मेरा बायोडाटा चाहिए, मेरा कंप्लीट बायोडाटा अगर आपको चाहिए, या किसी स्टूडेंट का कंप्लीट बायोडाटा अगर किसी को चाहिए, तो फिर हम किसी स्टूडेंट का कंप्लीट बायोडाटा कैसे मालूम करते हैं? स्टूडेंट के पास जो एक छोटा सा स्टूडेंट कार्ड होता है, वहाँ से उसके कंप्लीट बायोडाटा का पता चल जाता है। अगर मेरा कंप्लीटली बायोडाटा चाहिए तो मेरा अपना एक छोटा सा शनाख्ती कार्ड, जिसको कहते हैं CNSE, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उस पर कंप्लीट बायोडाटा मेरा मिल जाएगा। तो सेम इज हेयर, अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बंदे को इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट बायोडाटा चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का भी एक छोटा सा कार्ड मिलता है, उस पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट बायोडाटा आपको मिल जाएगा। मीन्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नेम ऑफ दिस कार्ड दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर एक्चुअल हमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट बायोडाटा बताता है, कंप्लीट पिक्चर देता है, कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। और याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, सारी बात है, वही डिसाइड करता है किसी एटम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को। तो फिर उस एटम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी मालूम करने में भी आसानी होगी। तो इस टॉपिक में, क्वांटम नंबर में, हमें सिर्फ कंप्लीट पिक्चर मिलता है, कंप्लीट बिहेवियर मिलता है इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन वेव का। अब हमारे पास 4 किस्म के क्वांटम नंबर है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। हर क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस के बारे में, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट बिहेवियर्स के बारे में बताता है। इसलिए सबसे पहले हम क्वांटम नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे कि जी क्वांटम नंबर क्या है। एक कॉपी और पेन निकाल दें, क्वांटम नंबर की डिफिनीशन सबसे पहले लिख दें। व्हाट इज क्वांटम नंबर? अ सेट ऑफ नंबर which tell us the complete behavior of electron is known as quantum number. So how you can define what is quantum number? A set of number which tell us complete behavior of electron is known as quantum number. बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है कि जी इलेक्ट्रॉन लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन किस जगह पे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, शेप क्या है, ओरिएंटेशंस क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और जो सेट ऑफ नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट बिहेवियर बताता है, उसी सेट ऑफ नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। लेकिन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से सबसे जरूरी बिहेवियर जो है, दिस इज लोकेशन, कि जी वेयर इज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन कहां है। तो इलेक्ट्रॉन के लोकेशंस के बारे में हमने इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, उसके लोकेशन तक पहुंचना है कि जी एटम के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तक जाना, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तक जाना इतना आसान नहीं है। काफी साइंसदानों ने स्ट्रगल किया है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तक जाने के लिए। लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वहां पहुंच के जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पर हमें मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले, प्रोबेबिलिटी है, फिर भी जरूरी नहीं है। लेकिन सपोज अगर आपको मेरी पोजीशन चाहिए कि जी वेयर इज सर जायद इज प्रेजेंट, सर जायद कहाँ है, तो सबसे पहले अगर आपने मेरी लोकेशन सर्च करना है तो जाहिर बात है सबसे पहले आपने कहाँ आना है, सर जायद के गांव में आना है कि सर जायद का गांव कौन सा है। फिर गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में पहुंच के आपने दूसरे नंबर पे गली में आना है कि जी फलां मोहल्ले का है, कॉलोनी का है और फलां गली में रहता है। फिर गली में आके आपने मेरे हाउस को आना है कि जी फलां हाउस नंबर फलां जो है ये सर जायद का गांव घर है। फिर आपने घर के अंदर मेरे रूम में आना है। फिर रूम में अगर 2 बेड है तो फिर आपने मेरे बेड पे आना है कि जी ये सर जायद का बेड है। सो दीज आर द लोकेशन ऑफ सर जायद। लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि उस बेड पे आपको सर जायद मिल जाए। सर जायद के 1000 काम है, कहीं किधर पढ़ाता है, कहीं किधर पढ़ाता है, तुम्हें भी कहीं पढ़ाने गया हो, कहीं बाजार में किसी चीज को लेने गया हो। जरूरी नहीं है फिर कि आप मेरे बेड पे पहुंच गए तो आपको सर जायद मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, मिल भी सकता हूं, नहीं भी मिल सकता, लेकिन आपको वहां पर जाके इंतजार करना होगा। और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बेड तक हम पहुंचे हैं, लेकिन उस बेड में हमें इलेक्ट्रॉन से एग्जैक्ट 100% मिला नहीं है। स्टिल हम इंतजार में हैं और क़यामत तक इंतजार में रहेंगे, क़यामत तक इंतजार में रहेंगे। मिला नहीं है, प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉन का बेड है, मिलेगा तो यहां मिलेगा। हाँ, यहां जरूर पहुंचे हैं कि अगर मिलेगा तो यहां मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वहां आया हमें मिला है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बात समझ आ रही है ना? मतलब अगर आपको मेरी लोकेशन चाहिए कि जी सर जायद कहां है, तो आप मेरे हाउस को डायरेक्ट तो नहीं आ सकते। पहले आप मेरे गांव में आएंगे, फिर गली में आएंगे, फिर फलां हाउस नंबर है वहां आएंगे, फिर रूम में आएंगे, फिर बेड पे आएंगे। अगर कमरे में 2 बेड है और आपने मुझे देखा तो नहीं है, वहां 2 बंदे सोए हुए हैं अलग अलग बेड पे, आपने चूंकि मुझे देखा तो नहीं था कि सर जायद कैसा है, तो फिर आपने पता करना है कि जी दोनों में से सर जायद का बेड कौन सा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड एटम कहां है, दीज आर द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमें किसने बताया? ये हमें क्वांटम नंबर ने। अब क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आया हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पहले कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पहले कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ये किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल है? ये बोहर ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन फिर डी ब्रॉगले आया। कौन आया? डी ब्रॉगले। उसने कहा नो, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन एक वेव है।
तो जब डी ब्रॉगली ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो एक नई हलचल मच गई। पुराने जितने थ्योरीज थे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल समझते थे। लेकिन डी ब्रॉगली ने जब हाइपोथेसिस पेश किया 1924 में, और उसने जब कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है, फिर उसके बाद हेजनबर्ग उसने भी कहा इलेक्ट्रॉन एक वेव है। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन वेव है, तो अब इस वेव नेचर्स को एक्सप्लेन करना था। तो फिर उस वेव नेचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर, एक साइंटिस्ट का नाम है, वो आया और उसी श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशंस क्या है, दैट इज डी स्क्वेयर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई डी जी स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर इसी वेव इक्वेशन से श्रोडिंगर्स ने इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर्स का सॉल्यूशन दिया, क्योंकि जो श्रोडिंगर्स इक्वेशन है ये खुद एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन खुद एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। ये डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है। फिर इसके जो सॉल्यूशंस आए वो सॉल्यूशंस भी खुद एक इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशंस भी खुद एक इक्वेशन है, लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन आ गए इक्वेशन वो खुद एक इक्वेशन है, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसके सॉल्यूशन जो इक्वेशन है वो एक सिंपल इक्वेशन है। तो फिर श्रोडिंगर्स ने इलेक्ट्रॉन्स के उस वेव नेचर्स बिहेवियर्स को एक्सप्लेन कर दिया। डी ब्रॉगली एंड हेजनबर्ग ने तो जस्ट कह दिया, ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव है। लेकिन फिर श्रोडिंगर्स ने उस वेव नेचर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया उसके लिए, दैट फिर उसके जो सॉल्यूशंस है वो खुद एक इक्वेशंस है, और उसी से इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट बिहेवियर एक्सप्लेन हो रहा है। और लेकिन वो जो इक्वेशन है वो सिंपल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, जो श्रोडिंगर्स इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन है। लेकिन उन्होंने फिर कैसे एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो यहां से एक थ्योरी आई, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम छोटी चीज को कहते हैं। सारी बात है, इलेक्ट्रॉन छोटा है। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि छोटा पार्टिकल है, इसलिए इसके लिए वर्ड क्वांटम यूज होगा। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से एक थ्योरी है, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या दैट इज आल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। और उसी वेव मैकेनिकल मॉडल से 3 पैरामीटर्स आ गए, और वो 3 पैरामीटर्स जो है वो कंप्लीट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्स कर रहा है। एंड दिस 3 पैरामीटर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद रखिए, जितनी भी क्वांटम नंबर है ये सारे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से आए हैं, डिराइव हुई हैं। लेकिन स्पैन क्वांटम नंबर जो गोल्डस्मिथ ने पेश किया था, जिसको एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सिर्फ 3 क्वांटम नंबर आए हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, विच इज आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। स्पैन क्वांटम नंबर इस इक्वेशन से नहीं आया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ है। सो दिस स्पैन क्वांटम नंबर।
बाकी तीनों क्वांटम नंबर जो है वो इसी से डिराइव हुई है। और यही क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, एक कंप्लीट पिक्चर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो कितने क्वांटम नंबर है? 4। इसलिए हम कहते हैं कि व्हाट इज क्वांटम नंबर? अ सेट ऑफ नंबर which tell us the complete behavior of electron. This is known as what? This is a quantum number. और क्वांटम नंबर आए कैसे हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर क्या है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने पेश किया था? दैट इज डी ब्रॉगली एंड हिजेनबर्ग। उससे पहले क्या नेचर था इलेक्ट्रॉन का? उसके पहले इलेक्ट्रॉन्स का नेचर था ओनली पार्टिकल, जो हम बोहर में पढ़ चुके हैं, हम रदरफोर्ड में पढ़ चुके हैं। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर मानते थे। लेकिन डी ब्रॉगली हिजेनबर्ग आया, उसने कहा नो, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। फिर उसी वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर आया, उसने एक इक्वेशन दिया एंड दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर एंड डी प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच एंड टू ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कंप्लीट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन हुआ है। और कैसे हुआ है? तो फिर इसी इक्वेशन से आगे एक मॉडल पेश हुई, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। दैट इज अ वेव मैकेनिकल मॉडल, दैट इज अ वेव मैकेनिक्स। फिर वहां से 3 पैरामीटर्स आए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट पिक्चर दे रहा है, that is quantum number, and that is principal, azimuthal and magnetic spin quantum number। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया, वो कहीं और तरीके से आया है, वो हम बाद में देखेंगे। So how many types of quantum number? There are 4 quantum number. There is a principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number, and these set of number tell us the complete behavior of electron। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का एक कंप्लीट बिहेवियर चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल बायोडेटा चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए, तो आपको क्वांटम नंबर से मिल सकता है। सो आइए जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कौन कौन से बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन की कौन कौन से पिक्चर है। सो इसके लिए 4 क्वांटम नंबर है, एक एक क्वांटम नंबर पे हम फोकस करते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज क्वांटम नंबर? देयर इज अ सेट ऑफ नंबर which tell us the completely behavior of electron। अब क्या क्या बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन्स का वो हम देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर that is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल का स्पेलिंग वही होगा जो इदारे का सरबराह होता है। सो दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज अ प्राइम क्वांटम, दिस इज अ फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स के कौन कौन से बिहेवियर दे रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एट अ टाइम 3 चीजों में एग्जिस्ट करता है, शेल, सबशेल and subshell, that is known as orbital। Once again, electron around the nucleus 3 चीजों में एग्जिस्ट करता है, शेल, सबशेल and subshell, which is also called orbital, which is also called orientation। मतलब इस शेल को हम गांव लेते हैं, कॉलोनी जिसको हम कहते हैं, दैट इज सबशेल जो है गली है, और दैट इज होम, ये घर है। सो जब बंदा अपने घर में बैठा होता है तो वो ऑन द स्पॉट गली में भी होता है और साथ साथ गांव में भी होता है। सो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस 3 चीजों में एग्जिस्ट करता है, शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। और हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स के अपने अपने बिहेवियर्स होते हैं। शेल में इलेक्ट्रॉन्स के अपने बिहेवियर है, सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के अपने बिहेवियर है, और ऑर्बिटल्स में अपने हैं।
अब पहले हम शेल में बिहेवियर देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स के सब शेल्स में देखेंगे, फिर ऑर्बिटल्स में देखेंगे। इसलिए 3 क्वांटम नंबर है। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के वो बिहेवियर बताता है जो शेलों में होता है। जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो बिहेवियर बताता है जो इलेक्ट्रॉन का सब शेल में है। और थर्ड क्वांटम नंबर वही बिहेवियर बताता है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स में है। सो जो पहला सेंटेंस आपने हर क्वांटम नंबर में लिखना है वो यही लिखना है कि एट टेल अस अबाउट द कंप्लीट बिहेवियर of electron and different shell। जब एजिमुथल क्वांटम नंबर हम पेपर में लिखेंगे तो उनका भी पहला सेंटेंस यही लिखना है कि टेल अस अबाउट द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट सबशेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में फिर हम कहेंगे कि टेल अस अबाउट द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल्स। यहां पे सिर्फ एक लफ्ज हम चेंज करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने लिखा शेल, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट या आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। एजिमुथल में यहां पे हम सब शेल लिखेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यहां पे हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे। बाकी यही सेंटेंस आपने पहला जरूर लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स के कौन कौन से बिहेवियर है मुख्तलिफ शेलों में वो हमने देखने हैं। सो इसलिए मैंने पहले लिखा कि टेल अस अबाउट द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। सेकेंड नंबर पे जो आपने सेंटेंस लिखना है हर एक में, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन एट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। दूसरा सेंटेंस आपने यही लिखना है हर एक क्वांटम नंबर का कि ये रिप्रेजेंट किस चीज से होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एन से। और तीसरा जो सेंटेंस आपने लिखना है हर क्वांटम नंबर का, दैट इज वैल्यू, कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू क्या है। सो इट्स वैल्यू इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो अप टू इनफिनिटी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बहुत सारे वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इनफिनिटी। अब यहां पे आपने 3 बातें जरूर याद रखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है, नंबर 1 कांट बी नेगेटिव। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। नंबर 2 कांट बी फ्रैक्शन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी होगा, कांट 1.2 1.3 ऐसा नहीं होगा। नंबर 1 नेगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, एंड कांट बी 0। और नंबर 3 इसकी वैल्यू जो है वो कभी 0 नहीं हो सकती। सो ये 3 चीजें आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के बारे में याद रखना है। यहां एनएमडीकेट में ई-केट में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है जो अक्सर आ चुका है कि n की, नंबर 1 कि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और कभी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सो। n1 का क्या मतलब है कि जी ये पहला शेल है, n2 का मतलब है सेकंड शेल, 3 का मतलब है थर्ड शेल, 4 का मतलब है फोर्थ शेल एंड सो। ये पहला शेल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो अप टू इनफिनिटी। पहले शेल को हम क्या कहते हैं K, सेकंड शेल को हम L, M, N एंड सो। पहला शेल हमेशा K होता है, दूसरा L होता है, तीसरा M होता है, चौथा N, P, Q एंड सो। तो तीसरा जो मेन चीज आपने लिखना है हर क्वांटम नंबर में वो है क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड सो। 0 से नहीं होगा स्टार्ट, नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। वंस अगेन
This quantum number tells us what? The behavior of electron, but only in shell, which is also called orbit, which is also called energy level. And it is represented by small n. And its value is 1, 2, 3, 4 and up to infinity. Cannot be zero, cannot be negative, and cannot be as a fraction. बात समझ आ रही है ना? ओके, अब नेक्स्ट जो सवाल है कि सच अ क्वांटम नंबर, दिस इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें इंफॉर्मेशन कौन से दे रहे हैं? व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इस क्वांटम नंबर से, वो सिर्फ शेलों में, सब शेल में नहीं, ऑर्बिटल्स में नहीं, वो सिर्फ शेल में। सो देखते हैं कि कौन कौन से इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, लेकिन इसे जरा स्क्रीनशॉट ले या कॉपी पे नोट कर दें। अब मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशंस पे जाते हैं कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिल सकते हैं। ओके, पहला इंफॉर्मेशन जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है, दैट इज साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ शेल। ये हमें शेल के साइज के बारे में, ऑर्बिट के साइज के बारे में बताता है। ये पहला शेल है तो साइज छोटा होगा, सेकंड शेल साइज बड़ा होगा, थर्ड शेल और बड़ा होगा, फोर्थ शेल। तो जितना n की वैल्यू बढ़ेगी, ऑर्बिट की साइज की वैल्यू भी साथ बढ़ेगी। सो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज साइज ऑफ द ऑर्बिट, साइज ऑफ द ऑर्बिट्स के बारे में। ओके, कैसे? जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज 1, 2, 3, 4, उतना साइज ऑफ द ऑर्बिट भी बढ़ेगा। सेकेंड जो वैल्यू हमें, इंफॉर्मेशन जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट शेल। जो सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n से हमें मिलता है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट शेल। याद रखिए, हमेशा पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 आता है, थर्ड शेल में 18, फोर्थ में 32 एंड सो ऑन। ये हमें कैसे पता चला? हर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2, 8, 18, 32 एंड सो बाय 2 इन स्क्वायर, where n is what? This is a principal quantum number which is number of shell 1, 2, 3 and so, क्योंकि n की वैल्यू मैंने आपको बताया ना 1, 2, 3, 4 and up to infinity। सपोज अगर पहला शेल है तो n की जगह 1 लिख दी, so 2 multiplied by 1 square, so that is 2 multiplied by 1, so that is 2। इसका मतलब है कि पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 आता है। अब अगर सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 होंगी, सो पुट इन हियर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, सो दैट इज 8। अगर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना हो तो n की वैल्यू 3 होगी, सो पुट इन हियर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 18। इसी तरह फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ एंड सो ऑन। सो सेकंड जो इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मिलता है एंड डिफरेंट शेल, दैट इज कि हर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितना होता है, वो हमें कैसे मिलता है? बाय 2n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट शेल बाय 2n स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना? ओके, तीसरा जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है
इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट शेल्स के बारे में, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि हर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितने फासले पे है, हर शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पे हैं, ये इंफॉर्मेशंस भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। वो कैसे मिलता है, उसके लिए भी एक फार्मूला है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वो फार्मूला है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फाइंड हो सकती है फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैसे? अब अगर सपोज इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, सपोज इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, तो वो न्यूक्लियस से कितने फासले पे होगा अगर वो पहले शेल में है? तो फिर n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। n is 1, so put in here, so r1 is equal to 1 square multiplied by that, so that is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। so पहले शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इस फासले पे है, सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पे हैं? दैट इज n is equal to 2, so यहां पे आप 2 लिख दें, so r2 is equal to 2 square multiplied by that, so that is equal to, कैलकुलेट कर ले, 4 multiplied by that, so that is 2 point something एंगस्ट्रॉम। सो सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतने फासले पे है, थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पे हैं? सो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड इनफिनिटी स्क्वायर। मतलब हर शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे हैं, कितने फासले पे हैं, वो भी हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देता है बाय फार्मूला, दैट इज एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट वैल्यू। इसमें n है ना, n इज व्हाट? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये फार्मूला आपने कहां पढ़ा होगा? ये फार्मूला आपने बोहर में डिराइव किया होगा ना, ये बोहर ने डिराइव किया था। फिर आप कहेंगे सर आप तो इंफॉर्मेशन वो बता रहे हैं जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है, तो आपने यहां पे बोहर बीच में क्यों लाया? तो ये बात चूंकि मैंने पहले बतानी थी लेकिन भूल गया था, अभी बता रहा हूं कि ये जो क्वांटम नंबर है, द इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये बोहर क्वांटम नंबर है, ये बोहर ने पेश किया था। तो बोहर में जो आपने फार्मूला डिराइव किया था, तो सारी बात है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर का है, तो इसलिए मैंने वही फार्मूला लगा दिया। सो थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का शेल में, दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। उसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बोहर ने जो डिराइव किया है, दैट इज -13.6, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इधर भी n इज व्हाट? दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तुम्हें चाहिए, बस आप सिर्फ वो शेल के वैल्यू यहां पुट करते जाए तो आपको मुख्तलिफ शेलों में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आ जाएगी। अगर आपको पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चाहिए, सो 1 स्क्वायर, सेकेंड शेल में चाहिए, सो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स का मुख्तलिफ शैलों में एनर्जी क्या है वो भी बताता है इस फार्मूले से। और ये फार्मूला भी आपने कंप्लीट डेरिवेशन पढ़ी होगी जो बोहर ने, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बोहर। ओके, नंबर 5, दिस क्वांटम नंबर also tell us about the angular momentum of electron in different shell, that is nh divided by 2 pi. That is nh divided by 2 pi. This is what? This is the angular momentum of electron in different shell. So मेरे कहने का मतलब है कि principal quantum number not only tell us about the size of the orbit, the maximum number of electron in different shell, the distance of the electron from the nucleus, and the energy of electron in different shell, but this quantum number also tell us about the angular momentum of electron in different shell, which is nh divided by 2 pi.
इसमें n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट शेल में चाहिए, सो n की जगह क्या लिख दे 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय 2 पाई, बाकी ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी है। h इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज 10 की पावर -34 जूल सेकंड, 2 कांस्टेंट है, पाई इज 3.14, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर आपको सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम चाहिए, सो 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, 3h डिवाइडेड बाय 2 पाई, 4h डिवाइडेड बाय 2 पाई, 5h, 6h एंड सो। यहां भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। सो कहने का मतलब है कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम क्या है, nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। एंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल? दैट इज h डिवाइडेड बाय 2 पाई, that is h divided by 2 pi. I'm sorry, h divided by pi. That is the momentum of electron in the second shell, h divided by pi. क्योंकि जब n की वैल्यू 2 है, सो नीचे भी 2 है, सो दे विल कैंसल ईच अदर। सो क्या बच जाएगा, h divided by pi. So in second shell the momentum of electron is, angular momentum of electron is nh divided by 2 pi, या सिंपली से h divided by pi, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? ओके, एंड दिस क्वांटम नंबर आल्सो टेल अस, लास्ट एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दे रहा है, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड डिफरेंट ऑर्बिट एंड डिफरेंट शेल। हर शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। आपको पता है कि पहले शेल में सिर्फ s सब शेल है, दूसरे में s&p है, तीसरे में sp_d है और चौथे में sp_d_f। मतलब शेल के अंदर सब शेल होता है और सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। सो एंड वी नो कि s में कितने ऑर्बिटल्स है, 1, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सबशेल, s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। ये हमें कैसे पता चला? ये नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वहां से पता चलता है। सो s में 1 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, d में 5 है, f में 7 है। सो क्वेश्चन इज कि अगर आपसे कोई पूछे कि पहले शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद क्या है, तो पहले शेल में चूंकि ओनली s सब शेल होता है और s सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1, सो पहले शेल में ऑर्बिटल 1 है, पहले शेल में ऑर्बिटल 1 है। सेकंड शेल में ऑर्बिटल कितने हैं? चूंकि सेकंड शेल में 2 सब शेल है, देखिए s एंड p, सो s में ऑर्बिटल है 1 और p में ऑर्बिटल है 3, सो सेकंड शेल में ऑर्बिटल की तादाद 4 हो गई। थर्ड शेल में ऑर्बिटल कितने हैं? थर्ड शेल में देखिए सब शेल 3 है, सो ऑर्बिटल कितने होंगे? इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, सो कितने हो गए, 9। और 4 में कितने ऑर्बिटल है, 16, 1, 3, 5, 7। सो फिर आप कहेंगे कि सर ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सब शेल आप बता रहे हैं, दैट इज शेल नंबर एंड दैट इज ऑर्बिटल नंबर, तो फिर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कैसे बताता है, n²। एक तो आपको यू इस तरह पता होना चाहिए कि हर शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। जब आपको ये पता है कि हर शेल में नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं, तो उससे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं। चलो अगर नहीं पता हर शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, दैट इज n²। n इज व्हाट? इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज नंबर ऑफ शेल। सपोज हम क्या कहते हैं कि पहले शेल में कितने ऑर्बिटल है, 1। कैसे? अब n की वैल्यू 1 कर दे, सो 1² सो 1² इज 1। हम कहते हैं कि सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल है, कैसे? n की वैल्यू 2 होगी, सो 2² सो 2² इज 4। हम कहते हैं कि थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल है, कैसे? सो n की वैल्यू 3 होगी, सो 3² सो दैट इज 9। हम कहते हैं कि फोर्थ शेल में 16 ऑर्बिटल है, सो 4² दैट इज 16 एंड सो ऑन। 5 शेल में 5², 6², 7², सो 7² इज 49, सो 7th शेल में 49 ऑर्बिटल है। सो हर शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद क्या है वो हमें जो क्वांटम नंबर बताता है, दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल अस द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। अब शेल में कौन कौन से इंफॉर्मेशन देते हैं? सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आते हैं? उसमें पहला है साइज ऑफ द ऑर्बिट बताता है, कैसे एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी साइज ऑफ द ऑर्बिट बढ़ता जाएगा। नंबर 2, हर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है, कैसे 2n²। नंबर 3, हर शेल न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे हैं वो हमें बताता है, कैसे Rn इज इक्वल टू n² मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट वैल्यू। नंबर 4, हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बताता है, दैट इज En इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई n²। नंबर 5, हर शेल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, दैट इज NH डिवाइडेड बाई 2π। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने बताया कि अगर एमसीक्यूज आ जाए कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल और वहां पे ऑप्शन दिया हो h डिवाइडेड बाई पाई, तो h डिवाइडेड बाई पाई आपने कलेक्ट करना है। उसकी वजह क्योंकि जब सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, सो h डिवाइडेड बाई पाई बच जाएगा। एंड लास्ट हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड डिफरेंट शेल बताता है बाई n², कि पहली शेल में 1 है, दूसरी शेल में 4, तीसरी शेल में 9, फोर्थ शेल में 16 एंड सो ऑन। और ये क्वांटम नंबर किसने इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज बोहर। और ये क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? सो दैट इज बाय स्मॉल n, दैट इज बाय स्मॉल n। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वांटम नंबर which is called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल का स्पेलिंग वही है जो किसी इदारे का हेड होता है, वही स्पेलिंग आपने लिखना है। सो दिस इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बात समझ आ रही है ना सबको? अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे जाने से पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज से जाहिर होता है? शाबाश, पेन निकाल दे, रजिस्टर निकाल दे, ये सारी चीजें लिखते जाए। ये एन से रिप्रेजेंट होता है और ये हमें क्या बताता है? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल बताता है। और इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नंबर 1, नेगेटिव नहीं हो सकती एंड फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। और कौन कौन से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? साइज ऑफ द ऑर्बिट, maximum number of electron in different shell by 2n², energy of the electron in different shell, the distance of electron from the nucleus, angular momentum of electron in different shell, and number of orbital in different shell। बात समझ आ गई ना? So these are the information जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। ओके, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले ले। ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं 1 by 1, ये आपको अब कोई मसला नहीं होगा क्वांटम नंबर में। अगर सपोज क्वांटम नंबर आपने पेपर में आना है, आ गया और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आपने उसको पेपर में कैसे लिखना है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले आपने वो सेंटेंस लिखना है, दूसरे नंबर पे आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है, तीसरे नंबर पे आपने वैल्यू बताने और वैल्यू के बारे में भी 3 बातें करनी है, और फिर आगे इंफॉर्मेशन। सो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पूरे नंबर आ जाएंगे। अगर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही आया हो तो भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ओके, सो नाउ द सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज azimuthal quantum number, and this quantum number is also called secondary quantum number, and also called subsidiary quantum number, and also called angular momentum quantum number, and also called and so on। बहुत सारे नाम है।
क्योंकि ये भी एमसीक्यूज आता है, एक दफा ये एमसीक्यूज आया भी था कि एजिम्यूथल क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड, एक ऑप्शन में लिखा था सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकंड लिखा था सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, थर्ड लिखा था एंगुलर क्वांटम नंबर, फोर्थ लिखा था ऑल ऑफ दीज। सो व्हिच वन? ऑल ऑफ दीज। वेल डन, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये इसके सारे नाम है, तीन और नाम आपने सीखने हैं। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड दैट, दैट एंड दैट। ओके, सो सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि वो आपने जरूर लिखना कि एट टेल अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट सबशेल। वहां पे था शेल, यहां पे हो जाएगा एंड डिफरेंट सबशेल। सेकेंड, it is represented by L, and third, its value depends upon principal quantum number, that L is equal to 0 dash n minus 1। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो खुद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। कैसे? अगर n1 हो, अगर n1 हो तो फिर l की वैल्यू क्या होगी? सो 0 डैश n1 है, सो 1 minus 1, so L is equal to 0 dash 0, 1 minus 1 that is 0, so L is equal to 0 dash 0, 0 dash 0 क्या होता है? 0 होता है। so अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, so that is S सबशेल, ये पर S सबशेल होगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 2 हो, so फिर L की क्या होगी? 0 and 2, 2 minus 1, so that is 0, 2 minus 1 is 1, so 0 up to 1, so पर L की दो वैल्यू होंगे, एक 0 भी और दूसरा 1 भी, and 0 up to 1 means there are two subshell, one is 0 is S and one is P। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 3 हो तो फिर L की क्या वैल्यू होगी? L कैसे मालूम होता है? by 0 and 2 n minus 1, so 0 dash n is 3 minus 1, so 0, 3 minus 1 is 2, so 0 up to 2, 0 up to 2 का मतलब है 0 1 2, तो फिर L की 3 वैल्यू होंगे, that is 0 1 2, 0 1 2 का 0 का मतलब है S, 1 का मतलब है P और 2 का मतलब है D। इसी तरह अगर n 4 हो, n की वैल्यू 4 हो तो फिर L की क्या वैल्यू होगी? L की वैल्यू फाइंड होती है 0 अप टू n minus 1, so 0 and 2, 4 minus 1, so 0 and 2, 4 minus 1 क्या होता है? 3, so 0 up to 3, 0 up to 3 का मतलब है 0 1 2 3, so फिर L की 4 वैल्यू होंगे अगर n की वैल्यू भी 4 हो। 0 का मतलब S है, P D and that is F। इसी तरह अगर n की वैल्यू 5 हो सो फिर L की वैल्यू भी 5 होंगे, दैट इज 0 1 2 3 4 5, सो S P D F G। इसी तरह S P D F G H, S P D F G H I, so these are the different subshell। so सेकंड थर्ड नंबर पे ये जो L की वैल्यू है वो खुद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करता है? सो L इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 0 अप टू n minus 1। सो अगर फर्स्ट शेल में आपने फाइंड करना हो L की वैल्यू, जरा फोकस कर दे, अगर n की वैल्यू आपने फर्स्ट शेल में फाइंड करना हो सो n की जगह 1 लिखे, so 0 and to 1 minus 1, so 1 minus 1 is 0, so L is equal to 0 up to 0, 0 up to 0 means 0।
सो एल की वैल्यू जब 0 हो तो ये कौन सा सबशेल जाहिर होता है? दैट इज एस, दैट इज एस. सो अगर n की वैल्यू 2 हो, सो पुट इन हियर 2, सो 2 minus 1 दैट इज 1, सो l इज इक्वल टू 0 अप टू 1. सो अब n की वैल्यू 2 है, सो l की भी दो वैल्यू आ गए, दैट इज 0 and 1. सो 0 एज s, 1 इज p. इसी तरह n की वैल्यू 3 है, इसी तरह n की वैल्यू 4. सो जो l की वैल्यू है, l की जो वैल्यू है दैट इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो l 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब क्या होता है? f होता है. हर सबशेल की अपनी वैल्यू है, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू, दैट इज l वैल्यू. s की l वैल्यू 0 है, p की l वैल्यू 1 है, d की l वैल्यू 2 है और f की l वैल्यू 3 है. f की l वैल्यू 3 है. इसी तरह एंड सो g h एंड सो ऑन. तो l की जो वैल्यू है वो खुद किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. और एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा जो नंबर ऑफ शेल होता है उसमें सबशेल भी उतनी होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पहला शेल है, n की वैल्यू 1 है तो उसमें एक ही सबशेल होगा, दैट इज s. अगर n की वैल्यू 2 है तो इसमें दो सबशेल होंगे, s एंड p. अगर n की वैल्यू 3 है तो इसमें 3 सबशेल होंगे, s p d. अगर n की वैल्यू 4 है तो इसमें 4th सबशेल होंगे, s p d f. अगर n की वैल्यू 5 है तो इसमें 5 सबशेल होंगे, n की वैल्यू 6 है तो इसमें 6 सबशेल होंगे, n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसमें l की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी. बात समझ आ रही है ना? मतलब हमेशा जो n की वैल्यू होती है वही उसमें नंबर ऑफ सबशेल भी होते हैं. तो जैसे कि n की वैल्यू 2 है, सेकेंड शेल है, तो l की भी दो वैल्यू है, दैट इज 0 एंड 1. जब n की वैल्यू 3 है तो l की भी 3 वैल्यू है, दैट इज 0 1 2. n की 4 है वैल्यू तो l की भी 4 वैल्यू है, दैट इज 0 1 2 3. क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जिससे l की वैल्यू फाइंड होता है, 0 n 2 0 डैश n माइनस 1. क्योंकि हमेशा जो शेल की नंबर होती है वो उतनी ही उसमें सब शेल होते हैं. फर्स्ट शेल 1 सबशेल, सेकेंड शेल 2 सबशेल, थर्ड शेल 3 सबशेल, फोर्थ शेल 4 सबशेल. तो फोर्थ एल की वैल्यू भी होंगे, दैट इज 0 1 2 3 इस फॉर्मूले से आ जाते हैं. सो फर्स्ट जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर बताता है जो सबशेल में. सो इसलिए इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं. सेकेंडरी क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं सेकंड नंबर पे हैं. एंड आल्सो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम भी बताता है. और उसके बाद ये किस चीज से जाहिर होता है? एल से. और एल की वैल्यू कौन कौन सी होती है? दैट इज 0 1 2 3 एंड सो. लेकिन हमारे अभी तक चूंकि 4 सबशेल है SPDF तो हम 3 तक जाएंगे. सो एल की वैल्यू के बारे में दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताऊं. एक ये कि एल की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0. एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती. एन की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, लेकिन एल की वैल्यू 0 हो सकती है, नंबर 1. एंड नंबर 4, अगर सवाल आ जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल हो सकती है 3. क्योंकि अभी तक 4 सबशेल है SPDF, सो एफ जो है इसकी एल वैल्यू 3 है. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज 3 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल इज व्हाट? दैट इज 0. एन 0 से शुरू नहीं होता, लेकिन एल 0 से स्टार्ट हो जाता है. और एल की वैल्यू खुद किस पे डिपेंड करता है? एन की वैल्यू पे. और एक बात और कि जो शेल की वैल्यू होती है उसमें उतनी ही वैल्यू ऑफ सबशेल होंगे. फर्स्ट शेल है तो एक ही सबशेल, सेकंड शेल है तो 2 सबशेल एंड सो ऑन. बात समझ आ रही है ना? ओके, अब इस चीज से जरा स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी पे नोट कर दे, मैं मिटा रहा हूं. ओके, अब इसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि जी सबशेल के वैल्यू हो गए, सबशेल के डिफरेंट वैल्यू हो गए, दैट इज 0 1 2 3 और वो कैसे आ गए. नहीं,
This quantum number also tell us the shapes of the subshell. Shapes of the subshell. ये क्वांटम नंबर जो है ये हमें डिफरेंट सबशेल की शेप्स भी बताता है कि जो S है उसकी शक्ल है स्फेरिकल, जो P है उसकी शक्ल है डम्बल, जो D है उसकी शक्ल डबल डम्बल, that is only dumbbell, that is double dumbbell. And what is the shape of the S? That is spherical, that is goal. And what is the shape of the F? That are very complicated. बुक ने लिखा है कि जो F की शक्ल है ये very complicated है. So the shape of the S is spherical, goal, and the shape of the P is dumbbell, like that, and the shape of the D is double dumbbell, like that, and the shape of the F is highly complicated. तो ये क्वांटम नंबर हमें डिफरेंट सबशेल के शेप के बारे में भी बताता है कि S का शेप स्फेरिकल है, गोल है, डम्बल है, डबल डम्बल है और हाईली कॉम्प्लिकेटेड है. S हमेशा स्फेरिकल होता है. ये सपोज न्यूक्लियस है, दैट इज S. ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है, बट दैट इज 1s, 2s, 3s एंड 4s. जो ही शेल के वैल्यू बढ़ेंगे तो उसका सबशेल का साइज भी बढ़ेगा. सो दीज आर द डिफरेंट S सबशेल ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस. इसी तरह P भी है, दैट इज डम्बल, D भी है डबल डम्बल एंड F शेप इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड. ओके, अब ये क्वांटम नंबर सिर्फ शेप के बारे में नहीं बताता कि जी शेप ऑफ द डिफरेंट सबशेल बता दिया तो बस इसका काम हो गया. नो, दिस क्वांटम नंबर आल्सो टेल अस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट सबशेल. ये क्वांटम नंबर हमें मुख्तलिफ सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी बताता है. वो कैसे बताता है उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज 2n/2l+1. अब हम कहते हैं कि S में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं. नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं. दैट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल. लेकिन ये कैसे पता चला कि जी S में 2, P में 6? बाय द फॉर्मूला दैट इज 2n/2l+1. इसमें L क्या है? दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो. L0 का क्या मतलब होता है? S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल. अब फॉर एग्जांपल हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में फाइंड करना है तो S का L वैल्यू क्या होता है? 0. सो पुट इन हियर, सो 2n2, 2 multiplied by 0 plus 1, so that is equal to 2. So S सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है. इसी तरह P सबशेल में कितने हैं? सो P का L वैल्यू 1 होता है, सो पुट इन हियर 1, सो 2n2, 2 multiplied by 1 plus 1, so that is equal to 6. इसी तरह D में कितने हैं? सो D के L वैल्यू 2 होता है, सो पुट इन हियर 2, सो 2n2, 2 multiplied by 2 plus 1, so that is equal to 10. और इसी तरह F में कितने हैं? सो F का L वैल्यू 3 होता है, सो पुट इन हियर, सो 2n2, 2 multiplied by 3 plus 1, so that is equal to 14. So this quantum number also tell us the maximum number of electron in different subshell by the formula that is 2n/2l+1. हाँ, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2n/2l+1. अगर 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूं सो दैट इज 4l प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले सो दैट इज 2.
सो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 2n to 2l plus 1, या आप इसको लिख सकते हैं 4l plus 2। दोनों का एक ही मतलब है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं, 2, 6, 10, 14। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि वो फॉर्मूला जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल बताता है, एक ऑप्शन में लिखा हो 2l, दूसरे ऑप्शन में लिखा हो 2l plus 1, तीसरे में लिखा हो 2n to 2l plus 1, फोर्थ में लिखा हो 4l plus 2, और 5 में लिखा हो बोथ C and D। तो ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो आपने पांचवा ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि ये भी है, और या इसको आप यू भी लिख सकते हैं। सो ये वो फॉर्मूला है जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को किसने पेश किया है। So one of scientists, my favorite scientist, that is Summerfield, जिसने कहा था, एक थियरी भी छोटी सी पेश की थी, कि जो ऑर्बिट है, दे आर नॉट सर्कुलर बट दे आर एलिप्टिकल, एलिप्स की तरह होता है। दैट इज समरफील्ड। सो समरफील्ड वो साइंटिस्ट है, समरफील्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने ये क्वांटम नंबर पेश किया था। दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो इसीलिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का एक फिफ्थ नाम भी बनता है, दैट इज समरफील्ड क्वांटम नंबर। क्योंकि इस क्वांटम नंबर को समरफील्ड ने पेश किया था, इसलिए इसको समरफील्ड क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? ओके, अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर खत्म हो रहा है, दैट इज कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर की नीड क्या है, जरूरत क्या थी कि केमिस्ट्री में ये क्वांटम नंबर आया। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर की केमिस्ट्री में आने की जरूरत क्या थी। इसका एक ही आंसर है, दैट इज व्हाट, टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई चीज आ गई, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। अब थोड़ी सी बात स्टार्क इफेक्ट भी करता हूं, फिर हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे फिर हम जाते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाने से पहले जरा स्टार्क इफेक्ट पे बात करता हूं कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, और एक्चुअल एजिमुथल क्वांटम नंबर का मेन पर्पस क्या था, टू एक्सप्लेन दिस इफेक्ट। जो स्टार्क ने पेश किया था, इसलिए इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना। और ये मैं आपको बताता चलूं कि स्टार्क इफेक्ट एक ड्रॉबैक है बोहर एटॉमिक मॉडल में। जब आप ड्रॉबैक पढ़ते हैं बोहर के, तो वहां पे आप एक ड्रॉबैक पढ़ते हैं बोहर में कि बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। So these are one of the defect of the Bohr atomic model. तो आपको एक डिफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा बोहर एटॉमिक मॉडल का, और साथ साथ एजिमुथल क्वांटम नंबर का मेन पर्पस क्या था केमिस्ट्री में, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। देखिए, स्टार्क इफेक्ट आपने बोहर में डिफेक्ट में एक बात वहां देखी होगी कि वहां लिखा है कि बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन द शार्प
lenses of hydrogen spectrum, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो शार्प लाइंस आते हैं उसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि ये शार्प लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहां से आते हैं। सो व्हाट आर दीज शार्प लाइंस, और उसका रीजन क्या है, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। असल में वो जो शार्प लाइंस आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, उसी को हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। लेकिन मैं जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेता हूं, वहां आपको स्टार्क इफेक्ट समझाता हूं। स्टार्क इफेक्ट क्या है, बोहर किस तरह उस शार्प लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, फिर उसको एक्सप्लेन किसने किया, तो वो सारी चीज मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ले लेते हैं जी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ये जरा स्क्रीनशॉट ले ले, यहां से मैं मिटाने वाला हूं। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे लिया जाता है, आपको पता है कि ये सपोज एक कैथोड रेज ट्यूब है, अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस है, और इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया है बाहर, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। फिर आपको पता है कि यहां पे ग्लू जो नजर आते हैं, लाइट, और उसी लाइट को अगर हम यहां पे स्लाइड से गुजार दें और उसको फिर आगे प्रिज्म से उस लाइट को अगर गुजार दिया जाए जो हाइड्रोजन एटम से आता है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से, कौन से, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को हम कैसे एक्साइटेड करते हैं, ये देखिए ट्यूब के अंदर जो हाइड्रोजन गैस हमने ले लिया है, उसको हमने बाहर से हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया है, तो हाई वोल्टेज बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। वो हाइड्रोजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइटेड करेगा। सो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक्साइटेड होगा, फिर वो जब डी एक्साइटेड होगा तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट होगी। वही लाइट यहाँ पे देखिए एज अ ग्लू नजर आ रही है। फिर वही लाइट स्लाइड से गुजार के हमने आगे किस पे गुजार दिया, प्रिज्म पे, और फिर उससे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइट थी, उस लाइट के बीच में शार्प लाइंसेस थे, शार्प लाइंसेस। और ये सबसे पहले स्टार्क ने देखे। किसने, स्टार्क ने देखे थे। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये शार्प लाइंसेस कैसे आ गए, इस चीज को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। लेकिन हां, ये शार्प लाइंसेस कब आएंगे, ये शार्प लाइंसेस तब आएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर आप इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे। इसके इर्द गिर्द क्या लगा दे, ये जो ट्यूब है इसके सराउंडिंग अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख ले, तो फिर इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बीच में शार्प लाइंसेस आएंगे। और वो शार्प लाइंसेस क्यों आते हैं, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि ये शार्प लाइंसेस क्यों आते हैं। उसका रीजन मैं बताने वाला हूं। एज़ीम्यूथल ने बताया है, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर ने, उसने क्या कहा है क्यों आते हैं। लेकिन उससे पहले सीखो कि शार्प लाइंस का क्या मतलब है। देखिए, अगर आप इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऑफ कर दे, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड सपोज मौजूद नहीं है, आपने एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स का से जो लाइट एमिट होता है स्लाइड से होके आपने किस पे गुजार दिया, प्रिज्म पे, तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन बीच में जो शार्प लाइंसेस है वो नहीं आएंगे, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा।
लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज एंड सो ऑन। सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा, उसके बीच में जो शार्प लाइंसेस है वो नहीं आएंगे। शार्प लाइंसेस स्टार्क ने एक्चुअल कब इंट्रोड्यूस करवाए थे? जब इसी को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके इर्द गिर्द या इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो मजीद शार्प लाइंसेस में स्प्लिट हुआ। इस शार्प लाइंस को जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आया, दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट? मैं जरा डिफिनीशन लिखता हूं स्टार्क इफेक्ट का, जरा लिखिए। The splitting of hydrogen spectrum into sharp lenses when excited hydrogen atom plays in strong electric field as known as Stark effect. Once again, मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर शार्प लाइंसेस कब आएंगे? अगर इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो। मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा, बीच में जो शार्प लाइंसेस जो आपको रेड नजर आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये स्प्लिट हो जाएगा मजीद शार्प लाइंसेस में। उसी शार्प लाइंसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। अब सवाल यह है कि ये मजीद शार्प लाइंसेस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों आते हैं? शार्प लाइंसेस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों आते हैं? इसकी वजह, क्योंकि शेल के अंदर क्या होते हैं? शेल के अंदर सब शेल होता है। तो सिंपल रीजन है, शेल के अंदर क्या होता है? ये शेल है, इसी के अंदर सब शेल होते हैं, दैट इज SNP, SPD एंड SPDF। बोहर तो सिर्फ इतना जानता था कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन शेलों में होता है। पांचवें शेल से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे? शाबाश। सपोज अगर आपने पढ़ा है ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल से फिफ्थ शेल से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ शेल में, 4 3 2 1, तो इससे कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस आते हैं अगर वो फिफ्थ शेल से आता है? शाबाश जी जी। इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ शेल से डी एक्साइटेड कर रहा है तो देखते हैं इससे कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे। फिफ्थ से वो फर्स्ट को आ सकता है, फिफ्थ से वो सेकंड को आ सकता है, थर्ड को आ सकता है, फोर्थ को आ सकता है। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस होंगे? 1 2 3 4। कितने? 4। लेकिन 4 नहीं होते। जब एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से डी एक्साइटेड होता है तो इससे स्पेक्ट्रल लाइंसेस 4 नहीं आते, बहुत सारे आते हैं। वो कैसे? अब आगे देखिए। अब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ में आया, अब फोर्थ से भी तो फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से भी तो सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से भी तो थर्ड में आ सकता है। तो ये कितने लाइनें हो गए? 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए? 7। लेकिन आगे देखिए, अब फॉर एग्जांपल वो तीसरी शेल को आया है, अब तीसरी शेल से वो फर्स्ट को भी आ सकता है, तीसरी शेल से वो सेकंड को भी आ सकता है, 2 ये हो गए। अब फॉर एग्जांपल वो तीसरे से सेकंड को आया, अब सेकंड से वो फर्स्ट को आ सकता है, अब 1 से तो कहीं और नहीं जा सकता। सो कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस हो गए? 4 3 2 1।
So 4 plus 3 plus 2 plus 1, so that is equal to 10. So जब एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से डी एक्साइटेड हो रहा है तो उससे कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे? उससे स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे 10. कितने आएंगे? 10 स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे अगर वो फिफ्थ से डी एक्साइटेड हो रहा है. कैसे? ये देखिए आपके सामने है, लेकिन उसका एक आसान हल भी मैं आपको बताता हूं, एक आसान फॉर्मूला बताता हूं अगर एमसीक्यूज आए कि फिफ्थ से एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड हो रहा है, तो स्पेक्ट्रम में कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस देंगे? तो फिफ्थ से एक कम कर दे 4, फिर एक कम कर दे 3, फिर एक कम कर दे 2, फिर एक कम कर दे 1, सबको जमा कर दे 4 3 2 1, सो दैट इज 10. सो इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन 6 से आ रहा है तो वो कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस देंगे? सो 6 से एक कम कर दे 5, फिर एक कम कर दे 4, कम कर दे 3 2 1, सबको जमा कर दे. सो 7 10 12 13, इतने स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे. अगर इसी तरह फोर्थ से आ रहा है तो फिर कितने आएंगे? फोर्थ से 3 2 1, सो दैट इज इक्वल टू 6, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे. मतलब एक कम करते जाए और उससे सारे ऐड करते जाए तो इतने स्पेक्ट्रल लाइंसेस आएंगे. लेकिन ये तो है किसमें? ये तो है शेल टू शेल. इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो रहा है तो उससे यही स्पेक्ट्रल लाइंसेस आ रहे हैं. फिर जब इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखवाया तो फिर उससे मजीद शार्प लाइंसेस क्यों आ गए? उसकी एक्सप्लेनेशन बोहर नहीं दे सकता था. दिस इज स्टार्क इफेक्ट. फिर उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? एजीम्यूथल ने दिया, समरफील्ड ने दिया. समरफील्ड क्या कह रहा है, एजीम्यूथल क्या कह रहा है कि ये क्यों आ रहे हैं? वो कहता है कि हर शेल के अंदर एक और चीज होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज सबशेल, और इसी सबशेल की वजह से ये मजीद शार्प लाइंसेस आ गए. अब सबशेल की वजह से मजीद शार्प लाइंसेस कैसे आ गए? लेट्स सी, इस चीज को जरा देखते हैं. सबशेल की वजह से मजीद लाइंसेस कैसे आ गए, इधर जरा फोकस कर दे. अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल से आ रहा है, ये देखिए थर्ड शेल से आ रहा है, थर्ड शेल से, तो थर्ड शेल से किधर आ सकता है? 1 को आ सकता है. थर्ड शेल से किधर आ सकता है? 2 को आ सकता है. तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंसेस देंगे अगर वो थर्ड शेल से आते हैं? अगर वो थर्ड शेल से आते हैं तो वो थर्ड शेल से 1 को भी आ सकता है, थर्ड शेल से वो 2 को भी आ सकता है, फिर 2 से जो है वो मजीद 1 को भी आ सकता है. मतलब है कि जब वो थर्ड से फर्स्ट को आएगा, थर्ड से कहां आएगा? फर्स्ट को आएगा, तो कितने लाइनें होनी चाहिए? थर्ड से फर्स्ट को आ रहा है तो ठीक है, एक लाइन होना चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां थर्ड से फर्स्ट को आ रहा है, 3 लाइनें क्यों दे रहा है? उसकी वजह यह है कि देखिए थर्ड शेल जो है उसमें 3 सब शेल है, एसपीडी. थर्ड शेल में कितने सब शेल है? 3. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज थर्ड से आ रहा है 1 को, तो होना तो ये चाहिए कि थर्ड से 1 को आ रहा है तो ठीक है, एक लाइन दे, थर्ड से 1 को आया. लेकिन उससे मजीद अंदर शार्प लाइंसेस क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि अगर वो 3 से 1 को आ रहा है तो 3 में तो 3 डिफरेंट सब शेल है, एसपीडी, तो वो तीसरे से एस से भी आ सकता है, वो तीसरे की पी से भी आ सकता है, वो तीसरे की डी से भी आ सकता है. तो अब बताए, अगर वो तीसरे के एस से आ रहा है, फिर तीसरे की पी से आ रहा है, फिर तीसरे की डी से आ रहा है, तो दीज आर द डिफरेंट सब शेल ऑन द बेस ऑफ एनर्जी. तो फिर ये 3 लाइंस मुख्तलिफ लाइनें होंगे. लेकिन शेल से अगर देखा जाए तो जी थर्ड से 1 को आ रहा है तो ठीक है, थर्ड से 1 को आ गया तो 1 लाइन, थर्ड से 1 को आया ना तो 1 लाइन. लेकिन वहां पे फिर मजीद लाइनें क्यों आ गए? क्योंकि थर्ड से जो आया, थर्ड में 3 सब शेल है, तो वो तीसरे के एस से भी आ सकता है, तीसरे के पी से भी आ सकता है, डी से भी आ सकता है. एस से आएगा तो एक लाइन, बी से आएगा तो नेक्स्ट एक लाइन, डी से आएगा तो एक मजीद लाइन. तो ये जो मजीद शार्प लाइंसेस आ गए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो क्या शो कर रहा है कि हर शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है. और ये जवाब किसने किया? ये एजीम्यूथल ने किया. तो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किसने किया है? एजीम्यूथल ने किया है. स्टार्क इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि बोहर सिर्फ नॉलेज रखता था अप टू शेल.
बोहर के पास सब शेल का नॉलेज नहीं था, उसके पास सिर्फ शेल तक नॉलेज था। तो शेल, तीसरे शेल से जब वन को आ रहा है तो सारी बातें एक लाइन आनी चाहिए, लेकिन वो मजीद शार्प लाइंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तीसरी शेल में 3 डिफरेंट सब शेल है SPD। वो तीसरी से किसी भी सब शेल से आ सकता है, S से भी आ सकता है, P से भी आ सकता है और D से भी आ सकता है। बात समझ आ रही है ना? तो इसी वजह से वो मजीद शार्प लाइंसेस आ गए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। when hydrogen atom is subjected in strong electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तो सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइंसेस आएंगे, मजीद शार्प नहीं आएंगे। शार्प तब आएंगे when excited hydrogen atom placed in strong electric field। बात समझ आ रही है ना? सो दैट इज स्टार्क इफेक्ट। इसी स्टार्क इफेक्ट का जवाब एक्चुअल किसने किया? एज़िम्यूथल ने किया, क्योंकि वो जानता था सारा सबशेल के बारे में। फिर आगे जब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक और इफेक्ट आएगा, दैट इज जीमन इफेक्ट। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पेश भी जीमन ने किया है, एक और साइंटिस्ट भी था लैंड, उसी ने पेश किया है, जीमन ने पेश किया है। तो एक्चुअल उसका मकसद, आने का मकसद क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आने का मकसद केमिस्ट्री में ओनली टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। एज़िम्यूथल क्वांटम नंबर का मेन पर्पस केमिस्ट्री में क्या है? टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मेन पर्पस क्या है? टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। अब थोड़ी सी बात जीमन इफेक्ट पे भी करता हूं, क्योंकि उसका भी यही है। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है? तो जीमन इफेक्ट जो है उसका भी यही डिफिनीशन है जो स्टार्क इफेक्ट का है, लेकिन वहां सिर्फ एक लफ्ज आपने चेंज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन शार्प लाइंस व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कर दे। मींस ये जरा देखिए, ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसके बीच शार्प लाइंसेस आ गए, दैट इज ड्यू टू सबशेल। अब जब उन्होंने सबशेल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखवाया तो फिर वो जो शार्प लाइंसेस थे वो मजीद स्प्लिट हो गए। वो जो शार्प लाइंसेस थे वो मजीद स्प्लिट हो गए इनटू मजीद स्पेक्ट्रल लाइंसेस में। वंस अगेन, पहले क्या हुआ था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बीच में शार्प लाइंसेस आए थे। वो किस वजह से आए थे? क्योंकि शेल के अंदर क्या होता है? शेल के अंदर सबशेल होता है। दैट इज स्टार्क इफेक्ट ने जो एक्सप्लेन किया। फिर वो जो सबशेल शार्प लाइंसेस थे वो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखवाया तो वो मजीद लाइनों में क्यों स्प्लिट हुआ? क्योंकि सबशेल के अंदर मजीद सबशेल विच इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं। अब S के अंदर एक ऑर्बिटल है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल है, Px, Py और Pz। D के अंदर 5 है, Dxy, Dyz, Dzx, Dx² - y² और Dz²। और F के अंदर 7 सब ऑर्बिटल्स है। तो सारी बात है, F सबशेल मजीद 7 लाइनों में स्प्लिट होगा, D सबशेल मजीद 5 में होगा, P सबशेल मजीद 3 में होगा, S सबशेल 1 में होगा, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल 1 है। P में ऑर्बिटल 3 है, D में ऑर्बिटल 5 है, F में ऑर्बिटल 7 है, इसलिए 7 लाइनों में स्प्लिट होगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का शार्प लाइंसेस में स्प्लिट होना दैट इज ड्यू टू सबशेल। फिर उसी शार्प लाइंस का मजीद स्प्लिट होना दैट इज कि सबशेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल विच इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ सबशेल एंड 3-dimensional space, the arrangement of subshell in 3-dimensional space। लेकिन वो कब होगा? जब आप उसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मजीद स्प्लिट होगा। और मजीद स्प्लिट के होने का वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह शेल के अंदर सबशेल होता है उसी तरह सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। लेकिन खैर वो हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट
two quantum number. There is a principal quantum number and azimuthal quantum number. Next जो quantum number है, that is magnetic quantum number, which is represented by m, and they are also called orientation quantum number. What is orientation? That is the arrangement of electron, that is the arrangement of the subshell and three-dimensional space. There is a direction of electron and three-dimensional space. वो थ्री डायमेंशन पे कहानी चली जाती है कि थ्री डायमेंशन स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की क्या डायरेक्शन है. वो जो क्वांटम नंबर हमें एक्सप्लेन करेगा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस्ड बाय लैंड एंड सीमन. सो एंड मेन पर्पस ऑफ दिस क्वांटम नंबर टू एक्सप्लेन द सीमन इफेक्ट. लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो लेक्चर में हमने दो क्वांटम नंबर, व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो डिस्कस कर दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.